अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में डिफरेंस। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में जो अंतर है, पूर्व वैदिक काल कौन सा है? तो पूर्व वैदिक काल का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो इंडिया के जब हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं तो उसमें ये हिस्सा आता है। ये हिस्सा कौन सा है? इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ का राजस्थान और अपना पंजाब, हरियाणा, ये सब आता है। और जब हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल से हमारा मतलब इस क्षेत्र से होता है। ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है। तो इसे क्या कहा? इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो कौन से लोग थे? वो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, पूर्व वैदिक काल। और यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो हैं उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभ में पहले शुरुआत के 500 साल, यानी कि लगभग मान के चलिए मोटा मोटा 1500 से 1000 BC, इस दौरान वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो कहाँ बसते थे? वो एरिया नंबर 1 में। और बाद में कुछ कारणों से, शायद जोग्राफिकल रीज़न था कि नदियाँ वगैरह सूख गई, सरस्वती सूख गई, कुछ इस तरह से हुआ होगा, या भोजन की तलाश रही होगी, उपजाऊ ज़मीन की तलाश रही होगी, तो वो लोग पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। और कहाँ पहुँच जाते हैं? लोकेशन नंबर 2 में। तो लोकेशन नंबर 2 का जो काल है वो क्या है? वो 1000 से लेकर के 500 BC, ये 600 BC भी समझ सकते, अभी थोड़ा याद करने में सरलता हो इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। तो भाई ये है। अब मैंने क्या कहा था कि वैदिक काल के बारे में आप जो नेगेटिव बात जानते हैं वो कहाँ की है? वो पूर्व वैदिक, वो उत्तर वैदिक। और जो पॉजिटिव बात जानते हैं वो पूर्व वैदिक। जैसे कि इस दौरान जो आप वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार क्या था? उसका आधार कर्म था, कि जो जैसा कर्म करेगा उसकी वही जाति निर्धारित हो जाएगी। और इस समय पे क्या हुआ? इस समय पे वर्ण व्यवस्था का आधार हो गया जन्म, जो कि आज तक चल रहा है। आज भी जन्म के आधार पे ही कौन किस वर्ण का है ये तय होता है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना? आदर्श बात तो ये है, कर्म के आधार पे होना चाहिए, कि जिसका जैसा कर्म हो उसकी जाति वैसी होनी चाहिए। तो अब क्या है भाई, जैसे एक जाति होती है अफसर, मैं कह रहा हूँ कि एक अफसर हो गया, फिर एक हो गया मजदूर, फिर एक हो गया जो बिजनेसमैन है, बिजनेस। तो ये क्या हो गया? इन्हें जाति नहीं माना जाता, लेकिन मैं सरलता की दृष्टि बता रहा हूँ कि ये हो गया कार्य के आधार पे विभाजन, ये हो गया कार्य के आधार पे। तो इस तरह से कहाँ कब था? तो इस तरह से पूर्व वैदिक काल में था। अब हम, ये तो एक छोटी सी बात हुई, अब हम डिटेल में और क्या क्या अंतर हैं, कौन सी जानकारियां हैं, तथ्य क्या हैं, उन पे बात करते हैं। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसका हमने बेस क्या बनाया है, उस पे बात करते हैं। तो देखिए, उसका बेस है नंबर 1 जोग्राफिकल एरिया, मतलब हम ज्योग्राफी के बेसिस पे अर्ली वैदिक पीरियड की कुछ हम इंफॉर्मेशंस देखेंगे और लेटर वैदिक की कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। फिर ज्योग्राफिकल बेसिस के बाद दूसरा आधार जो हमारा होगा वो होगा राज व्यवस्था, पॉलिटी। तो हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी कैसी है, लेटर वैदिक पीरियड में पॉलिटी में क्या बातें हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस होगा डिफरेंस का, या डिफरेंस नहीं, कंपैरिजन कहना चाहिए, डिफरेंस तो नहीं है, है ना? डिफरेंस से तो ये जाता है कि इधर या इधर था, इधर नहीं था, यस नो, ऐसा नहीं है। हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो कंपैरिजन का जो आधार होगा वो तीसरा होगा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा रिलीजन। हम धर्म के आधार पर देखेंगे कि अर्ली वैदिक में रिलीजन का मामला क्या है और लेटर वैदिक में रिलीजन का मामला क्या है। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 5 होगा हमारा,
ये हो जाएगा सोसाइटी, मतलब अर्ली वैदिक का समाज कैसा था और लेटर वैदिक का समाज कैसा था। तो ये 5 बातें हमको डिफरेंस में देखनी है, ये 5 बातें। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस की। जो भौगोलिक हमारे पास सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उस पर बात कर लेते हैं, जो अर्ली वैदिक से संबंधित हैं और जो लेटर वैदिक से संबंधित हैं। तो देखिए, अर्ली वैदिक में पहली जानकारी जो आपको रखनी है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो ये है कि कोई आपसे पूछ ले कि बताया भाई, जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे, उनका निवास क्या था। तो मैप में तो आपने देख लिया, लेकिन उसके अलावा, मैप के अलावा आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है वो क्षेत्र हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो आज़ादी के पहले ये वाला जो क्षेत्र है, आज का पंजाब और मतलब भारत का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, इन इस पूरे क्षेत्र को ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये कह देते थे। फिर पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, तो ये क्षेत्र हैं। फिर दूसरा पॉइंट कि भाई, और इसको ये तो एरिया के नाम के हिसाब से हो गया, और अगर नदियों के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या कहा जा सकता है, नदियों के हिसाब से इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का सप्त सैंधव, ऐसे सप्त सैंधव ये। अब सप्त सैंधव में कौन कौन सी नदियां हैं? तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ का ऐसे मैप बनाना चाहें तो भाई एक नदी तो अपनी इंडस ही हो गई। अब इंडस के अलावा सिंधु नदी, सिंधु नदी हो गई एक, इंडस आई, और उसके अलावा 5 नदियाँ इसकी सहायक, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये हो गई 5 इसकी सहायक नदियाँ। इनको आप इसी तरह से याद करें। कैसे? JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। और एक सरस्वती हो गई जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र में पहले एक नदी और थी, कौन सी थी? उसका नाम था सरस्वती, अभी वो विलुप्त हो गई है। तो ये जो नदियां हैं, इंडस हो गई एक, 5 ये हो गई और एक ये हो गई, तो कुल मिला के हो गई 7 नदियां। तो आपको इन 7 नदियों का नाम और वैदिक काल में इनका क्या नाम था, ये इतनी जानकारी आपको रखनी। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो इतनी बातें आपको जाननी चाहिए कि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक और एक सरस्वती। तो वितस्ता झेलम के लिए हो गया, अस्किनी चेनाब के लिए हो गया, विपाशा व्यास के लिए हो गया, और परुष्णी हो गई रवि के लिए, और शतुद्री शतुद्री हो गया सतलुज के लिए। फिर इसके बाद अगला जो तथ्य आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर के आज के मैप के हिसाब से 40 नदियों का वर्णन है। मतलब आज जो नदियां हैं उसमें 40 नदियां हैं, और पूरा का पूरा एक श्लोक है जो समर्पित है नदियों के लिए, और उसे क्या कहा गया है? उसे नदी सूक्त कहा गया है। उसे क्या कहा गया? नदी सूक्त। तो नदी सूक्त जो है उसमें कितनी नदियों का वर्णन है? तो उस नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। मतलब कुल मिला के पूरा पुस्तक देखोगे तो 40 हो जाएंगी, लेकिन एक जगह पे एक साथ कितनी नदियां वर्णित हैं? 21 नदियां। अब वो जो 21 नदियां हैं उसका क्रम ऐसा है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से मतलब उनका ज्योग्राफी का अच्छा खासा नॉलेज रहा होगा तभी तो सीक्वेंस में जमा पाएंगे, है ना। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ शुरुआत गंगा से होती है, और गंगा से लेकर के वेस्ट में कुबा या काबुल नदी है। काबुल नदी का नाम है, स्थान का भी नाम है, नदी का भी नाम। तो काबुल नदी तक का मामला जाता है। तो ये 21 नदियों की बात हो गई। फिर इसके बाद ऋग्वेद में अगर कोई पूछा जाए कि भाई बताएं ऋग्वेद में सबसे ज्यादा नाम किस नदी का आता है, तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर का नाम सबसे ज्यादा आता है।
फिर ये पूछे कोई कि भाई ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का नाम सबसे ज़्यादा आता है? सिंधु का आता है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। गंगा का नाम आता है? हाँ बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है गंगा का नाम, एक बार। और यमुना का नाम कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये हो गया कुछ तथ्य। फिर उसके बाद क्या नदियों बस का वर्णन है या और भी कुछ जानकारी है? हाँ, तो और भी जानकारी हमारे पास क्या है? तो भाई हिमालय का नाम आता है किस नाम से? हिमवंत के नाम से, है ना। हिमालय को हिमवंत कहा गया। और हिंदू कुश पर्वत आपको पता होगा, पाकिस्तान जो अपना हिमालय है उसी से जुड़ा हुआ पर्वत है। ये कह सकते हैं कि हिमालय का पाकिस्तान का एक्सटेंशन, हिमालय पाकिस्तान में विस्तारित है, तो वहाँ उसको क्या कहा जाता है? वहाँ इसको हिंदू कुश। तो भाई हिंदू कुश को क्या वैदिक वेदों में क्या बोला गया? मुजवंत बोला गया है। हिमालय को हिमवंत और हिंदू कुश को मुजवंत। और बाकी समुद्र का भी वर्णन आता है। तो ये हो गई बात। फिर ऋग्वेद में ये वर्णन आता है कि जो सरस्वती है और सिंधु है ये समुद्र में जाके समा जाती है। और ये वाली बात तो हो ही गई कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बोला गया। तो भाई ये हो गई बातें। और इसके अलावा और क्या जानकारी है? तो अफगानिस्तान की अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए अफगानिस्तान की कौन सी नदियां हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में आता है, तो हाँ 4 नाम आपको याद रखने हैं। एक हो गई कुभा, एक हो गई क्रुमु, गोमती और सुवस्तु। ये नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान की हैं और यहाँ ऋग्वेद में वर्णन मिल रहा है। और ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या? 10 राजन युद्ध, एक युद्ध हुआ था। तो इसमें 10 राजा एक तरफ और सुदास एक तरफ। तो सुभाष बोल दिया गलती, सॉरी। सुदास जो है तो सुदास इसमें विजयी हुए थे। सुदास जो राजा हैं वो भारत वंश के त्रित्सु कुल के हैं। और दूसरी तरफ 10 राजा हैं। ये रावी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था जिसमें कि सुदास की विजय हुई थी। अब वो जो 10 राजा थे उनका भी नाम देख लेते हैं। बाकी ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि पहली बार में ही याद हो जाएंगे, ये नाम देख लेना है अपने को, जब भी इसका रिवीजन करें इसको देख लें कौन कौन से हैं। तो वो हैं पुरुष, यादुस, तुर्वसस, अनुस, द्रुहियुस, इसके अलावा अलिनास, फक्ताज, बलनास, सिबीज और वशनीज। तो ये कुछ नाम हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको 10 के 10 पूरे नाम ही याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है सुदास, 10 राजा, और उसके बाद विजय किसकी हुई? सुदास की। और तट का नाम, ये नदी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बात याद रखने की है वो ये है बस कि भाई नदी कौन सी थी, तो रावी नदी थी। ठीक, अच्छा। फिर इसके बाद ये भी वर्णन है ऋग्वेद में कि जो यमुना और सतलुज के बीच का क्षेत्र है, यमुना और सतलुज के, उसको क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त बोला गया है, ब्रह्मावर्त। तो ये जो जिस क्षेत्र में हम एक सप्त सैंधव का क्षेत्र है और उसके बाद अगर यमुना तक, सतलुज से लेकर यमुना तक अगर पहुंच जाए तो उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त बोला गया है। अच्छा, तो अब खास बात क्या है कि भाई जब गंगा का नाम एक बार आ रहा है और यमुना का 3 बार आ रहा, तो इससे ये बात पता चल गई कि ये उतनी महत्वपूर्ण नदियां उस काल में नहीं थी। तो ऋग्वैदिक काल में 2 नदियां महत्वपूर्ण हैं, एक सिंधु हो गई और एक सरस्वती हो गई। इतने तथ्य आपको ऋग्वैदिक काल के पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में भूगोल से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं, ज्योग्राफिकल हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इस पे बात कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो पंजाब की तरफ से चलते हुए कहाँ पहुँच गए? वेस्टर्न यूपी। और फाइनली कहाँ पहुँचते हैं? गंगा यमुना दोआब में। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो गंगा नदी हो गई, यमुना नदी होगी, इसके बीच का जो क्षेत्र होगा इसको क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। तो ये यहाँ पे
तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए उत्तर वैदिक काल जो है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो हम कह देंगे गंगा यमुना का दोआब। फिर इसके बाद ये लोग जब गंगा यमुना के दोआब में आए तो यहाँ पे जंगलों को इन्होंने क्या किया, काटना शुरू किया, लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और उसको क्लीन किया और फिर उसके बाद उसको रहने लायक बनाया और वहाँ खेती करनी शुरू की। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने जो पहले नदियाँ ऋग्वेद में देख ली हैं, तो ऋग्वेद के अलावा और भी नदियों का, इसमें ऋग्वेद में जिन नदियों का वर्णन है उसके अलावा और भी नदियों का वर्णन है। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा का वर्णन आ गया। भाई जब आप पूर्व की तरफ जाओगे और दक्षिण की तरफ थोड़ा आओगे तो नर्मदा आपको फिर मिलेगी। इसके अलावा गंडक का भी नाम आता है, चंबल का नाम आता है। तो गंडक के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है सदानीरा। तो सदानीरा क्या है, गंडक का ही नाम है। फिर इसके बाद हमने कहा था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो वैदिक काल में साहित्य संकलित किया गया था वो ये चार हैं। तो इन चार में जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण क्या है, पुस्तकों का नाम है। तो उसमें से सबसे ऑथेंटिक पुस्तक हमने क्या बताई थी, सबसे ऑथेंटिक जो मानी जाती है, प्रमाणिक, वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में ऐसे एक कहानी, मतलब एक वर्णन आता है कि कोई विदेह माधव थे, तो वो सरस्वती वाले क्षेत्र से आगे वो वहाँ से माइग्रेट कर गए और फिर उस क्षेत्र में आ गए जहाँ सदा नीरा यानी कि गंडक रिवर थी। और फाइनली वो बिहार के तिरहुत में पहुँचते हैं, है ना, लैंड ऑफ विदेह। जहाँ वो पहुँचेंगे तो उसको क्या कह दिया जाएगा, लैंड ऑफ विदेह। तो ये बात कहाँ पे आती है, शतपथ ब्राह्मण में आती है। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों का कोई रेगुलर आर्मी नहीं होता था कि भाई पूरा आर्मी है साल भर रहेगी, ऐसा नहीं। जब कभी लड़ाई वड़ाई युद्ध हुआ तो कुछ लोगों को एकत्रित कर लिए और लड़ाई में भाग ली। लेकिन इस समय तक, उत्तर वैदिक काल तक, अब यहाँ पे रेगुलर आर्मी हो गई है, अब ब्यूरोक्रेसी बन चुकी है। तो ब्यूरोक्रेसी आ गई है, आर्मी आ चुकी है, तो अब क्या बन जाएंगे, अब डिमार्केशन हो जाएगा कि भाई ये हमारा एरिया। पहले डिमार्केशन ऐसे नहीं था, अभी डिमार्केशन क्लियर हो जाएगा। तो इनको क्या कहा जाएगा, जनपद कहा जाएगा। तो इस टाइम पे जनपदों का एक कहना चाहिए उद्भव शुरू हो गया। तो कुछ जनपदों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे कुरु हो गया और पांचाल हो गया। तो जो कुरु था उसमें पुरुष और भारत, और इसमें तुर्वास और कृवि, काशी। तो जनपदों में एक नाम हमने कुरु देखा, एक नाम हमने पांचाल देखा, एक काशी देखा। ये सब, इन सब की यहाँ पे उत्पत्ति शुरू हो गई। फिर जो विंध्य पर्वत है मध्य प्रदेश, उसका भी जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो विंध्य पर्वत है उसका भी वर्णन आता है, उसका भी वर्णन आता है। फिर इसके बाद अब 3 शब्द आपको याद रखने हैं। क्या, उत्तर वैदिक काल में भारत को 3 भागों में बटा हुआ माना जा सकता है। एक हो गया आर्यावर्त, तो उत्तरी भाग था, ये जैसे भारत हो गया तो इसके उत्तरी भाग को क्या बोला गया, आर्यावर्त। बीच वाले भाग को क्या कहा गया, मध्य देश, बीच वाला भाग हो गया। और जो दक्षिण वाला है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया, दक्षिण पथ। तो आपको ये याद रखना है कि भाई उत्तर वैदिक काल में भारत का विभाजन किस प्रकार से था। तो उसके लिए आपको 3 शब्द याद रखने हैं, आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिण पथ। तो ये हो गई बात। तो इतनी बातें आपको जो हमने डिस्कस की, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का, लेटर वैदिक पीरियड का। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉलिटी की, राज व्यवस्था की। तो पहले बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में। तो देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में कोई किंगडम जैसी चीज़ें नहीं थी, है ना, बल्कि जैसे आदिवासियों का समूह होता है, जनजातियों का समूह होता है, तो पूर्व वैदिक काल में लोग जो संगठित थे
वो बिल्कुल कैसे थे, जैसे कि जनजातियाँ संगठित रहती आज के समय पे। आप यदि आज के समय से तुलना करके समझना चाहें, तो जैसे आज के समय पे जनजातियाँ रहती हैं, उसी तरह से पूर्व वैदिक काल के लोग रहते थे। जैसा कि मैंने कहा कि इनके पास जो रेगुलर आर्मी है वो नहीं थी, है ना, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। ये सब बातें कहाँ की है, अर्ली वैदिक की। अच्छा, अब इस इनका जो कबीला होता था, उस कबीले का जो सरदार होता था, उसके लिए शब्द का प्रयोग क्या किया गया, राजन। क्या शब्द का प्रयोग किया गया, राजन। फिर उसके बाद राजन जो है वो स्वच्छंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजन के पास असीमित अधिकार हैं, नहीं। उसकी जो ऑटोनॉमी थी, स्वतंत्रता थी, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ट्राइबल काउंसिल्स हुआ करती थी, जनजातीय समितियां। तो ये जो काउंसिल्स होती थी, इसमें दो नाम, आप तीन नाम याद रखते हैं, तो दो अभी है, एक सभा और दूसरा है समिति। दो नाम आपको याद रखने हैं, सभा और समिति। तो भाई कोई आपसे पूछे सभा समिति का पूर्व वैदिक काल के संदर्भ में क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि ये वो बॉडीज हैं, ये वो निकाय हैं जो पूर्व वैदिक काल में जो राजन होता था, राजन को नियंत्रित करती थी। ये राजन को क्या कर रही है, नियंत्रित कर रही है। तो इनका ये काम होता था कि जो राजन है वो ठीक तरीके से काम करे। राजन के बाद जो अगला राजन बनेगा वो बिना इनकी अनुमति के, है ना, विदाउट दी अप्रूवल नहीं बन सकता है। अगला जो राजा बनना है, जो किंग होगा, वो किंग नहीं शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, राजन ही प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि राजन शब्द ही इनके लिए यूज़ किया गया। किंग का तो मतलब ये हो जाता है कि भाई अब उसकी सेना है, किंग वो है जो कर भी लेगा, ये सब बातें तो है नहीं, तो इसलिए किंग वर्ड नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो दो बॉडीज़ हैं, इनके बीच में क्या अंतर था, बहुत स्पष्ट जानकारी इसकी नहीं है, इसकी बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। हाँ, ये है कि जो सभा है, सभा में जो वयोवृद्ध लोग होते थे वो लोग इसमें रहते थे। और जो समिति है, समिति में खास बात ये थी कि कुछ आम इंसान भी, जैसे भाई बड़ा समाज है ना, 1000-2000 लोगों का समाज मान लीजिए, तो उस 1000-2000 में जो आम इंसान है, जिनको कि बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं भी हो, वो भी इस पर रहा करते थे। और जो बिजनेस का काम वगैरह किया करते थे वो भी रहते थे, किस वाले में, समिति वाले में। और समिति का बाकी मुख्य काम क्या होता था, तो समिति का जो मुख्य काम था वो था कि जो नीतियां हैं, उस कबीले की जो नीतियां हैं उसको बनाना, उसको बनाने में इनको योगदान देना कि ये नीतियाँ कैसी होनी चाहिए कबीले की। और जो पॉलिटिकल बिजनेसेस हैं और भी जो राजनीतिक काम है कुछ, उन पे इनका सहयोग देना, ये सभा समिति का काम होता था। अब इंटरेस्टिंग बात जो है और जो पॉजिटिव बात है वो देखिए, वो ये है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अनुमति थी सभा समिति में पार्टिसिपेट करने की। ये भाई मतलब क्लियर डिफरेंस है, बाद में नहीं मिलेगी, क्योंकि बाद में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को बैठना सभा समिति में अलाउ नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग बात है ये, और यही महत्वपूर्ण बात है। जब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो कहेंगे भाई अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि उन्हें सभा और समिति में अनुमति मिल रही है। फिर इसके बाद मैंने कहा था ना कि 3 निकाय हैं, 3 बॉडीज हैं जो कि कंट्रोल कर रही है किसको, किंग को। तीसरी कौन सी है, विदध। तीसरी कौन सी है, विदध, विदध, ठीक है। तो ये विदध जो है सबसे ओल्डेस्ट यही वाली मानी जाती है। 3 समितियां हो गई, सभा, 3 बॉडीज हो गई, एक सभा, एक हो गई समिति, और तीसरी कौन सी है, विदध। तो ये 3 निकाय हैं जो कि जो राजन है उसको नियंत्रित कर रहे हैं। इन तीनों में से सबसे पुरानी कौन सी है, विदध है। अच्छा भाई, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हम अब देखते हैं। इस समय पे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका कहना चाहिए समुदाय है, उसका जो संगठन था, उसका क्रम इस प्रकार से था कि सबसे छोटा होता था
सबसे छोटे लेवल पे होता था कुल। तो कुल क्या हो गया, परिवार को कुल कहते थे। फिर बहुत सारे कुल, बहुत सारे, ये एक कुल है। अब बहुत सारे कुल अगर मिल जाएंगे तो उनको क्या कह दिया जाएगा एक साथ, ग्राम, कि भाई ये ग्राम है, इसमें 5 कुल रहते हैं। फिर बहुत सारे ग्राम अगर मिल जाएंगे, जैसे एक ग्राम है, ऐसे ही दूसरा ग्राम भी होगा, ये दूसरा ग्राम, फिर ऐसे ही तीसरा ग्राम भी होगा। तो सारे ग्रामों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, विस। सबसे नीचे क्या था, कुल था, और कुल के बाद क्या आया, ग्राम आया। बहुत सारे ग्राम मिलकर के क्या बना देंगे, विस। विस, बहुत सारे विस मिलकर के क्या बना देंगे, जन। और बहुत सारे जन मिलकर के क्या बना देंगे, राष्ट्र। तो आपको ये 5 नाम सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे नीचे क्या है, कुल है, फिर क्या है, ग्राम है, फिर क्या है, विस है, फिर क्या है, जन है, फिर क्या है, राष्ट्र है। ठीक। और अब कुल का जो हेड होगा, माने परिवार का मुखिया, उसको क्या बोला जाता था, उसको या तो कुलपति बोलते थे या कुलप, कुलपति या फिर कुलप। ग्राम का जो मुखिया होगा उसको क्या बोल देंगे, ग्रामिणी। विस का जो मुखिया होगा उसको क्या बोल देंगे, विस्पति। जन का जो मुखिया होगा उसको गोप या फिर गोपति। और राष्ट्र का जो मुखिया होगा उसके लिए राजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राजन यानी एक तरह से हो गया, इसको आप किंग जैसा मान सकते हैं, इसको किंग जैसा मान सकते हैं। और किंग के नीचे जो है इसको आप ऐसे मान लीजिए, माने इसको प्रधानमंत्री मान लीजिए। और गोपा को क्या मान लीजिए, मुख्यमंत्री, गोपा का मुख्यमंत्री मान लीजिए। फिर गोपा के और नीचे जाएंगे तो इन लोग को मान लीजिए नगर पालिका वाले। फिर इन लोग को मान लीजिए पार्षद वार्षद। और पार्षद के बाद फिर ये क्या हो गए, ये हमारे घर के पिताजी हो गए। तो घर के पिताजी घर के मुखिया। और जो वार्ड है, वार्ड का जो मुखिया पार्षद हो गया। और जो पूरा नगर निगम देखेगा वो हो गया। फिर पूरा राज्य देखेगा वो हो गया। उसके बाद देश देखेगा वो प्रधानमंत्री हो गया। ये तुलना के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको ये नाम सीक्वेंस से इसी तरह से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ट्राइब, वो क्या कहा जाता था, जन, है ना, लोगों को जन कहते थे। और उनका जो मुखिया होता था उसको राजन कहते थे। ठीक है, ये बात तो हो गई। और क्या राजा के मंत्री वगैरह भी होते थे, हाँ, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पुरोहित हुआ करता था, ये बात ज़रूर है कि पुरोहित हुआ करता था। और पुरोहित की 2 कैटेगरी थी, 2 विभाजन था पुरोहित पुरोहित में। तो एक को बोला जाता था वशिष्ठ और एक को बोला जाता था विश्वामित्र। अब वशिष्ठ आप ऐसे मत समझना कि वशिष्ठ तो यार वो थे, राम जी के गुरु जी थे, और विश्वामित्र भी थे, तो ये कहाँ से आ गए। नहीं नहीं, ये यहाँ पे टाइटल है, ये क्या है, टाइटल है। तो टाइटल उन लोगों को मिलता था जो विशेष, जिन्होंने कुछ साधना में कुछ, जैसे मान लीजिए कि इतना मंत्र जाप कर लिया तो उनको पदवी मिल जाती थी विश्वामित्र की, या इतना मंत्र जाप कर लिया तो उसको वशिष्ठ की। तो ये उस प्रकार से पदवियां हैं, है ना। ये व्यक्ति नहीं है, वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है और विश्वामित्र कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये पद का नाम है। ठीक। अच्छा भाई, तो पुरोहित, मंत्रियों के बारे में तो जानकारी है नहीं, लेकिन हाँ पुरोहित के बारे में है। तो 2 तरह के पुरोहित हो गए। और इसके अलावा सेनानी की भी जानकारी मिलती है कि मैंने कहा कि रेगुलर आर्मी तो इनके पास नहीं थी, लेकिन कभी कभी जैसे लड़ाई वड़ाई हुई और इनको ज़रूरत पड़ी, एक कबीले की दूसरे कबीले से वाली लड़ाई हो रही, तब फिर कुछ लोग थे जिनको सेनानी कहा जाता था। उनका काम होता था कि भाई तुम लोगों को जोड़ करके लाओ, तो भाई लड़ाई हो रही तो लठैत ढूंढे जाएंगे ना, जो लड़ने जाएंगे। तो बस वैसी ही बात हो गई कुछ। तो लठैत में ऐसा थोड़ी रहता है कि नहीं वो डेली ही प्रैक्टिस कर रहे हो और लड़ने के लिए रेडी है, उनको सैलरी मिल रही हो, इस तरह से नहीं होता ना। इसको आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे दोस्तों में लड़ाई, कॉलेज वॉलेज में ये सब दंगे वंगे होते हैं, तो उसमें अपने 10 15 20 ऐसे लोग होते हैं जिनको कि हाँ भाई लड़ाई हुई तो बुला लेंगे कॉल करके, उस टाइप से होगा। कॉल करने पे उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है कि सैलरी, हाँ, उस जब लड़ेंगे उस दौरान उनको कुछ उसका मेहनताना दे दिया जाएगा। अब देखिए आगे ग्रामिणी। तो ग्रामिणी में क्या है, ये गांव का हेड होता था।
ग्रामीण का नाम ऊपर भी आया है। तो इतने हैं जो राजा के साथ सहयोगी के तौर पे जिनको देखा जा सकता है। अब एक ये शब्द है, इसको देखिए, एक शब्द है पैट्रियार्कल। जो सरकार होती थी उस, है ना, उसका फॉर्म कैसा होता था? पैट्रियार्कल होता था, यानी कि ज़्यादातर पुरुष ही शासन किया करते थे। और मोनार्कियल सिस्टम होता था, माने राजा ही इसमें राजा, फिर उसके बाद राजा राजा वाला सिस्टम था। वोट, ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब वोटिंग वोटिंग हो रही है, राजतंत्र था। और कुछ कुछ जगहों पे हालांकि गैर राजतंत्रीय राज व्यवस्था भी थी। मतलब मुख्यतः तो मोनार्कियल था, मुख्यतः राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र के अलावा कुछ जगहों पर गणतंत्र जैसी बात थी। कहाँ पे थी अभी आगे आएगी बात। फिर इसके बाद जो राजवंशों का क्रम था वो अनुवांशिक आधार पे था, माने वही राजा का बेटा राजा होगा। और उसमें भी प्राइमोजेनिचर था, माने जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको राजा बनाया जाएगा। तो ये दो बातें थी। और कहा जा सकता है कि कुछ कुछ जगह पे इलेक्टिव मोनार्की भी थी, कि मतलब राजा तो होगा, राजतंत्र होगा, लेकिन राजतंत्र में भी कौन सा राजा होगा उसका भी सभा समिति, जैसे हमने बात की ही है। तो उसको कहा जा सकता है कि सॉरी, इलेक्टिव मोनार्की थी। उसमें भी क्या कहा जा सकता है? इलेक्टिव मोनार्की। फिर उसके बाद इनकी जो सेना थी, आर्मी थी, तो उसमें किस किस तरह के लोग होते थे भाई? रेगुलर सेना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जब कभी भी जरूरत पड़े और जो उसमें सेना फिर बनेगी, तो उस सेना में क्या बात थी? तो उसमें पैदल सैनिक हुआ करते थे, और चैरियटर भी होते थे, कुछ रथ वाले होते थे। अच्छा, हथियार क्या थे इनके? तो भाई हथियार में इनके पास लकड़ियाँ होती थी, लठ लठ होता था, और क्या होता था? पत्थर होते थे, हड्डियाँ वगैरह भी कुछ से लड़ते थे, धातुओं का भी प्रयोग करते थे। तो ये सब इनके हथियार हुआ करते थे। अच्छा हाँ, तीर भी था, ठीक है। और तीर का जो नुकीला हिस्सा होता है ना, तीर का जो नुकीला हिस्सा है, तो उसमें ये लोग धातु लगा दिया करते थे, और उसमें थोड़ा जहर भी रहता था, पॉइजन हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये बात तो शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं कि कोई रेगुलर आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, तो नौकरशाही भी नहीं थी, इसीलिए रेगुलर आर्मी नहीं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी की क्या जरूरत है। फिर इसके बाद ये जो बिंदु लिखा हुआ है ये भाई बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि राजन टैक्स तो नहीं लेता था, राजन टैक्स तो नहीं लेता था, लेकिन कोई यदि अपने से देना चाहे, कोई यदि अपने से देना चाहे तो उसको वो स्वीकार कर लेता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक परिवार है और उसने वो शिकार करने गया, मान लीजिए मछली मछली को शिकार करने गया। अब भाई मछली का शिकार किया तो उसको आज काफ़ी मछलियाँ मिल गई, तो उसको लगा कि भाई हमारा जो राजन है, राजन को भी थोड़ा सा टेस्ट करा देते हैं, थोड़ा सा जाके अर्पित कर दिया उनको। तो ये जो बलि है जो अपनी इच्छा से दिया जा रहा है ना, फोर्सफुल नहीं है, अपनी इच्छा से, बाद में यही बन जाएगा टैक्स। अब राजा को आदत पड़ गई कि हाँ यार ये हमको कुछ ना कुछ ऑफर करें, तो बाद में उसने कह दिया भाई अब सबको देना है, सब कुछ ना कुछ ला के दो, जो जो काम कर रहा है उस काम से जो उसको मिल रहा है कुछ हिस्सा हमको ला के दो। बाद में यही टैक्स बन जाता है, ठीक है। ये हो गई बात। तो इतनी बातें हमने जो देखी ये थी पूर्व वैदिक काल की। एक बार थोड़ा समराइज करते हैं कि क्या बातें थी। तो हमने शुरुआत ऐसे की कि भाई इसमें किंग जैसी बात तो नहीं थी कि कोई राजा वाजा होता हो, किंगडम होता हो, ये नहीं था। बस कबीला था, कबीले का सरदार होता था जिसको राजन कहा जाता था, ठीक है। लेकिन राजन को कंट्रोल करने के लिए 3 बॉडीज हुआ करती थी, 3 निकाय होते थे, सभा, समिति और विदत। और बिना इनकी अनुमति के राजा राजा नहीं बन सकता था, ठीक है। और इसमें सबसे पुरानी कौन सी थी? तो सबसे पुरानी इसमें विदत थी। और सभा में खास बात थी कि उसमें ज़्यादातर बूढ़े लोग हुआ करते थे। समिति में खास बात थी कि उसमें कॉमन मैन भी रहते थे। फिर इसके बाद हमने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि महिलाओं को
महिलाओं को अनुमति थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पॉलिटी वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि महिलाओं को उसमें अनुमति थी। फिर उसके बाद विदत की बात तो हो ही गई कि सबसे पुरानी है। फिर ये अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के पॉलिटी की यदि आप बात करें और इसकी बात ना करें तो बात ठीक नहीं है। तो क्या है, 5 आपको टर्म याद करनी है, 5 टर्म सीक्वेंस में। क्या है, कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, ऐसे करके। और इनका जो हेड है, मुखिया है, उसको क्या बोलते हैं? तो कुल वाले को कुलप, ग्राम वाले को ग्रामिणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया गोपति और राष्ट्र का मुखिया राजन। फिर इसके बाद हमने कहा कि मंत्री लोग, मिनिस्टर्स वगैरह कुछ होते थे, इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। हाँ, पुरोहित के बारे में जरूर है कि 2 पद का नाम आता है, टाइटल आता है 2, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र। फिर उसके बाद सेनानी और ग्रामिणी का भी नाम आता है। और मेनली राजतंत्र वाला सिस्टम था, मोनार्कियल सिस्टम था, पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी। गवर्नमेंट का भी फॉर्म पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल था। कुछ जगह पे नॉन मोनार्कियल पॉलिटीज भी देखने को मिलती है, गैर राजतंत्रीय व्यवस्था भी देखने को कुछ जगह मिलती है। फिर इसके बाद अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इस वाले पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब अगला जो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये बलि वाला है। तो मैं कहूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड में आप 5 बिंदु बताएं जो सबसे महत्वपूर्ण हो। तो 5 में से प्रायोरिटी ऑर्डर में आप कहेंगे सबसे पहला बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राजा को नियंत्रित करने के लिए समितियां, निकाय होते थे, सभा समिति विधि थी। पहला बिंदु हो गया। फिर मैं कहूँ अच्छा अगला बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट में अगला बिंदु आ जाएगा महिलाओं को इसमें अनुमति मिली थी। फिर मैं कहूँ कि अर्ली वैदिक पीरियड का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु बता दीजिए। पहला आपने क्या बताया? पहला बताया सभा और समिति के बारे में। फिर दूसरा क्या बताया कि फीमेल भी एंटर कर सकती थी सभा समिति और विधि में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 5 जो मैंने सीक्वेंस बताए हैं, है ना, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये हो गए। फिर मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात में चौथी बात कौन सी आती है? तो चौथी बात आप कहेंगे कि राजा के पास रेगुलर आर्मी नहीं है। राजा के पास रेगुलर आर्मी नहीं है कि जिसको भाई पेमेंट कर रहा हो। तो चौथी बात ये है कि कोई तनख्वाह वाली सेना नहीं है। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि भैया टैक्स नहीं देना पड़ता है। इच्छानुसार जो आपकी इच्छा हो वो आप अर्पित कर दे जाके। उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक, बलि में क्या होता है कि जैसे जो बलि दी जाती है उसमें ये होता है कि देवता को अर्पित करते हैं थोड़ा सा, बाकी खुद खा लेते हैं। तो भाई 5 बातें हैं, बाकी चीज़ें भूल जाए कोई बात नहीं, पर ये 5 बातें नहीं भूलनी चाहिए। चलिए, तो यानी जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उस शॉर्ट नोट्स में ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी के बारे में। तो लेटर वैदिक पीरियड की जो पॉलिटी है उसमें खास बात ये है कि अर्ली वैदिक में तो मैंने कहा कि मोनार्कियल सिस्टम था और कुछ जगह पे नॉन मोनार्कियल सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ मुख्यतः मोनार्कियल हो गया। नॉन मोनार्कियल तो बात ही इसमें नहीं रही, मुख्य राजतंत्र ही हो गया। और उसमें भी राजा की शक्तियां बढ़ गई। पहले तो क्या था कि राजा को नियंत्रित करने वाले निकाय थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में मैंने कहा ना कि सारी निगेटिव बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इन्हीं निगेटिव बातों की वजह से जैन और बौद्ध धर्म का उदय होगा। फिर भाई होता है ना कि एक टाइम अच्छा रहता है, फिर उसको मानने वाले लोग फिर गलत हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है उसको सुधारता है, बस वैसी प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, मोनार्कियल सिस्टम मुख्य हो गया। और अब पहले कोई ऐसा एरिया डिफाइंड नहीं था कि भाई ये मेरा एरिया, इस एरिया में कोई एंटर नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी क्या हो गया, ऐसा हो गया है, अब प्रॉपर एरिया डिफाइंड हो गया है। और उसको क्या कहा जाता है? जनपद। उसको क्या कहते हैं? जनपद। फिर अगली बात, अब यहाँ पे रेगुलर आर्मी आ गई है, मतलब जिसको तनख्वाह मिलेगी, और ब्यूरोक्रेसी भी डेवलप हो गई है। फिर इसके बाद अगली बात है कि अब जो यहाँ पे राजा है, अब उसको
उसके लिए सिद्धांत बनाए गए कुछ, और उसमें है राजत्व का सिद्धांत, डिवाइन ओरिजिन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है ना, ये कह दे कि भाई मुझे कल शिव जी ने कहा है, कल शिव जी सपने में आए और सपने में आकर के कहा है कि आप ये सड़क यहाँ से बनाइए, ठीक है, ये सड़क यहाँ से बनाइए, किसी जगह से गुजरेगी सड़क और उसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीनें फंसेंगी। तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा भाई शिव जी ने कह दिया है, अब शिव जी ने कह दिया है तो इसमें तो मना किया ही नहीं जा सकता है। तो अब यदि बार बार हर बार इस प्रकार की बातें की जाए कि भाई कहीं देवता की तरफ से ऐसा आदेश है, सीधे परमात्मा ही उसको कुछ बातें करके बता देते हैं, इसको कहा जाता है डिवाइन ओरिजिन। ये है डिवाइन ओरिजिन कि जब ये कह दिया जाए कि जो राजा है, राजा को तो सीधे परमात्मा की तरफ से आदेश मिल रहे हैं, तो प्रजा जो होगी, प्रजा फिर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है। और जब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है, इसी के लिए मैं इससे इनकार नहीं करता कि हो सकता है किसी को जो परम सत्ता है, जो नेचर है, मदर नेचर है, वो मदर नेचर किसी को अपना टूल बना करके उसके माध्यम से कुछ कार्य करवाना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। पर कई जगहों पर इसका मिसयूज भी होता है। तो डिवाइन ओरिजिन का ये मतलब हुआ कि इस समय पे अब राजाओं की दैवीय उत्पत्ति बता दी गई कि भाई ये जो है ये तो भगवान राम के बहुत निकटस्थ हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं, भगवान राम इनको साक्षात दर्शन देते हैं और भगवान राम ही इनको वंश चलाने के लिए इनको प्रेरणा दिए हैं। जो भी मतलब सब कुछ भगवान राम की तरफ से हो रहा है, भगवान कृष्ण की तरफ से हो रहा है, किसी और दूसरी देवी देवता की तरफ। ये है डिवाइन ओरिजिन का मतलब, सरल भाषा में मैंने इसका मतलब बताया है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे मैंने कहा ना कि वहाँ राजन हुआ करता था, अब यहाँ पर राजन के साथ साथ और बातें आ गई, अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एक राट, ये सब मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके इस तरह से, जैसे बहुत सारे नहीं धार्मिक नेता होते हैं, वो खुद ही से अपने लिए सब शब्द जुड़वा देते हैं, है ना, कि भाई हमारे नाम के पहले परम पूजनीय, अत्यंत पूजनीय, है ना, श्री 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 श्री। कुछ लोग को तो जनता की तरफ से मिलता है, उनके तपशील जीवन को देखते हुए उपाधियां दी जाती हैं, और कुछ लोग अपने में खुद ही जुड़वा देते हैं, है ना। तो इस तरह से तो वैसे ही कुछ इसको समझा जा सकता है कि अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, एक राट, ये सब ब्रांडिंग करने का एक तरीका ये कह सकते हैं। फिर अगली बात, अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत एक राट ये जो शब्द है ये आता है कि भाई ये सबसे सुप्रीम पावर के लिए एक राट शब्द, यानी कोई ऐसा शासक जिसमें किसी का नियंत्रण नहीं है और वो बिल्कुल स्वेच्छा से सब कुछ काम कर सकता है, उसके लिए एक शब्द आया एक राट, पैरामाउंट सोवराइन। सोवराइन का मतलब क्या होता है कि जिसपे किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो, उसको कहा जाता है सोवराइन, संप्रभु। फिर उसके बाद विदध जो है वो तो खत्म हो गई, 3 निकाय थे ना, तो 3 में से विदध तो खत्म, डिसअपियर हो गई। और सभा समिति है लेकिन नाम मात्र के लिए है, मतलब सभा समिति औपचारिक रह गई है केवल। जैसे मान लीजिए कि बाहुबली मूवी में भल्लाल देव के टाइम पे उसको भी कुछ पहले समितियों वाले लोग टोका टोकी करते होंगे, लेकिन भल्लाल देव के टाइम में शायद नहीं टोकते होंगे, कुछ वैसा ही मान लीजिए। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात कि महिलाओं को यहाँ अनुमति मिलना बंद हो गई। अब महिलाएं सभा समिति में जैसे पहले भाग ले सकती थी, अब नहीं ले सकती। अब उसमें किसका प्रभुत्व हो गया है? जो नोबल्स हुआ करते थे, माने जो संप्रभु वर्ग था समाज का, वो हो गया, जो संप्रभु था, और अमीर लोग थे, इस तरह के जो लोग, और ब्राह्मणों का, इन लोगों का इसमें प्रभुत्व हो गया, महिलाओं को अनुमति मिलने बंद हो गई। और राजा ने अब डिमांड कर दी कि भाई टैक्स सबको देना है। अब वो अपना इच्छा अनुसार वाली बात नहीं है, खत्म, वो सब खत्म। अब एक उसने ऑफिसर बनाया जिसका नाम था संघहित्री। अब संघहित्री का काम ही यही है कि तुम भैया टैक्स कलेक्ट करो। और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण साहित्य में एक पुस्तक है तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो उसमें डिवाइन ओरिजिन की बात आती है, राजा के दैवीय उत्पत्ति की बात कहाँ पे आती है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में आती है। और जैसे वहाँ पे तो हमने देखा था कि कोई इसकी बात नहीं थी कि कोई मंत्री वगैरह कुछ होता हो,
है ना, वहाँ पे बस केवल पुरोहित का नाम आया था और सेनानी और ग्रामीणी हुआ करता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 12 कहना चाहिए 12 डिपार्टमेंट एक तरह से कह सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 12 नाम आते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ये 12 डिपार्टमेंट एक तरह से आज के टाइम में कौन से डिपार्टमेंट थे देख लेते हैं, और उस डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहते थे ये भी देख लेते हैं। तो एक तो हो गया पुरोहित, ये प्राथमिकता क्रम में होता है ना, कि जैसे राष्ट्रपति, फिर उसके बाद तो हम लोग का एक अपना होता है, ऑर्डर होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी पुरोहित सबसे ऊपर मान लीजिए, पुरोहित यानी जानते ही आप, प्रीस्ट। फिर उसके बाद महिषी, अगला नाम क्या है, रानी के लिए महिषी। फिर उसके बाद राजा के बेटे, उनको क्या बोलते हैं, युवराज। तो 3 में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है सूत या सारथी। सारथी भी काफ़ी मतलब एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट जैसा मान के चलिए, जहाँ जहाँ राजा रहेगा वहाँ वहाँ जाएगा। ड्राइवर मान लीजिए, ड्राइवर की भी बहुत भाई पहुँच होती है, साथ साथ रहता है। फिर उसके बाद सेनानी, है ना, सेना प्रमुख हो गए। ग्रामीणी हो गया, हाँ, और छत हो गया, छत, तो ये कौन है, ये गेटमैन हो गया एक तरह से। फिर संग्रहित्र जो कि टैक्स कलेक्ट करेगा। फिर भागदूत, भागदूत वही है जो टैक्स, संग्रहित जो है ये दोनों का, संग्रहित के लिए टैक्स का कलेक्शन भी आता है, और भागदूत के लिए भी टैक्स कलेक्ट, एक टैक्स वाला नाम आता है। तो इन इन दोनों को हम इस तरह से कह सकते हैं कि ट्रेजरर और ये कलेक्टर वाले में। अक्षवप जो है, अक्षवप होता था राजा का मित्र, और पालगल होता था जो संदेश वाहक होता था, उसके लिए पालगल शब्द है। तो मैं नहीं कहूँगा कि पहली बार में ही, फर्स्ट रीडिंग में ही बिल्कुल 12 के 12 नाम याद हो जाए, बस इतना बस पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कैटेगरी बनने लग गई, पहले नहीं थी अभी कैटेगरी बनने लग गई। तो इसके अलावा गोविकार्थ भी एक यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, और ये फॉरेस्ट के लिए है। अब इसके अलावा उस समय पे जो इनमें से पुराने नाम कौन से हैं, सिरानी पुराना नाम है और ग्रामीणी पुराना नाम है। तो कुछ पुराने वाले भी हैं जो कि पहले से चले आ रहे हैं। अब जुडिशियरी भी इस समय पे विकसित हो गई, जुडिशियरी भी विकसित हो गई, और राजा का भी रोल हुआ करता था कि जो क्रिमिनल लॉ बनाने में कि किस अपराध के लिए कितनी सज़ा देनी है, उसमें राजा का भी रोल रहता था। बाकी जुडिशरी सिस्टम भी आ गया। और भ्रूण हत्या हो गई, होमिसाइड हो गया, या ब्राह्मण की हत्या हो गई, या सोना चुराना हो गया, या मदिरा पान करना हो गया, या फिर ये सब क्या थे, ये बहुत गंभीर जुर्म माने जाते थे। और फांसी की सज़ा किसे मिल जाएगी, यदि आपने, बाकी सब ठीक है, ये सब तो है ही अपराध, इनके लिए दंड तो है ही, लेकिन भाई साहब अगर देशद्रोह कर दिया, यदि आपने देशद्रोह किया, तब तो फांसी सी थी, उसकी सज़ा फांसी, और कुछ नहीं। ट्रेजन के लिए कैपिटल ऑफेंस था, बाकी सब के लिए भी कुछ सजाएं थी। तो ये हमने देखा डिफरेंस, ये एक डिफरेंस कहने या कंपैरिजन, ये हमने देख लिया कंपैरिजन। तो भाई इस कंपैरिजन में 5 बातें जो मैंने इधर की बताई थी इंपॉर्टेंट, 5 बातें इधर इंपॉर्टेंट बताई थी, उन्हीं 5 का इनके साथ कंपैरिजन करके यहाँ के भी 5 पॉइंट बन जाएंगे, यहाँ के भी 5 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की बात।